हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी 16th क्लास है, 16वीं क्लास है। इससे पहले हमने हिस्ट्री की 15 क्लासें कंप्लीट की और ज्योग्राफी की लगभग 26 क्लासें की हैं। ज्योग्राफी में मैंने टॉपिक और एमसीक्यूज एक साथ कराए थे। ये बार बार मैं बताता रहता हूँ, अगर आप जाके देखना चाहें तो हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप ज्योग्राफी की वीडियोज़ देख सकते हैं। कल संडे को एक एक्स्ट्रा वीडियो मिलेगी, एक थोड़ी सी स्पेशल वीडियो, जो मैं आपसे बोल रहा था पहले ही बार बार बोल रहा था कि स्पेशल वीडियो संडे को मिलने लगेंगी। वो होंगी आपकी स्ट्रेट्स के लिए, ठीक है। स्ट्रेट्स जो होती हैं, जिनको जल संधि बोला जाता है, उससे रिलेटेड आपको वीडियो कल 12 बजे दोपहर में स्पेशल वीडियो टाइप की है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा भी और भी चीज़ें सोची जा रही हैं जो कि ज़रूरत वाली चीज़ें हैं या जो रेगुलर अलग अलग एग्ज़ाम्स में यूज़फुल हैं, उन सब टाइप की, मतलब जो एवरग्रीन, एक तरीके से एवरग्रीन टाइप का जो कंटेंट है, जो हर एग्ज़ाम के लिए एक तरीके से यूज़फुल है, वो कंटेंट अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश की जा रही है धीरे धीरे। अभी तक हमारा जो फोकस है वो पूरा आरआरबी जेई पर ही रहा है, लेकिन अब कोशिश की जाएगी थोड़ा सा एवरग्रीन कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाए आरआरबी जेई के साथ साथ। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में हमने पढ़ लिया, इससे पहले अगर बात की जाए तो इससे पहले हमने साम्राज्यों में हमने मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य दोनों पढ़ लिया। उसके बीच में जो एक पीरियड रहा उसमें बहुत सारे अलग अलग शासक आए जिन्होंने शासन किया, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। शक, कुषाण और जो इंडो ग्रीक जो रहे उनके बारे में पढ़ा, उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। 14-15 क्लासेस हो चुके हैं। इसका मतलब है काफ़ी हद तक जो एंशियंट इंडिया है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। एंशियंट इंडिया लगभग खत्म हो चुका है। मैक्सिमम इस क्लास और अगली एक क्लास के अंदर, मतलब एमसीक्यूज वाला पोर्शन जो बचा हुआ है आपका, गुप्ता पीरियड उसके बाद का एमसीक्यू बचा हुआ है, वो आपको कराने के बाद एंशियंट पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, इसमें एक टॉपिक बचता है, वो आपके साउथ इंडिया के जो राज्य रहे उनके बारे में, मतलब साउथ इंडिया में जिन लोगों ने शासन किया उनके बारे में, जो एंशियंट टाइम पर थे, जो एंशियंट टाइम पर राज्य करने वाले साउथ इंडिया के जो रूलर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना है। वो आपको एक क्लास में एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम ये है कि आपकी 1 या 2 क्लासेस के अंदर आपका एंशियंट इंडिया फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे मिडिवल इंडिया, मतलब कि मध्यकालीन भारत। आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर है पुष्यभूति वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो इसका वर्धन बोला जाता है। वर्धन, आपने नाम सुना होगा, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, इन सब वर्धन वंश भी इसको बोल सकते हो आप। 2 नामों से जाना जाता है, पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। रीजन क्या है इनके जानने के, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले, जैसा कि हमेशा मैं अपने खुद से नोट्स बना के एक टाइमलाइन देता हूँ आपको एक तरीके से, तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो ये है आपके पुष्यभूति वंश के बारे में, पुष्यभूति, ठीक है। पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में बात करने आ रहे हैं हम। सबसे पहले राजा जिन्होंने इसकी फाउंडेशन की वो थे पुष्यभूति, उनका नाम ही था पुष्यभूति। इसी वजह से इनका जो इसका डायनेस्टी का नाम है वो पुष्यभूति डायनेस्टी लिखा जाता है। और चूंकि इसके बाद जो सबसे प्रभावशाली राजा रहे जिन्होंने स्टार्ट किया एक तरीके से स्वतंत्रता के साथ, जिन्होंने राज्य स्टार्ट किया, वो कौन थे? प्रभाकर वर्धन। और इसी वजह से इस डायनेस्टी का दूसरा नाम जो है आपका वर्धन डायनेस्टी भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले जितने भी नाम थे वो सभी के सभी वर्धनी थे। इनके 3 मतलब इनकी संतानें थीं, 2 पुत्र और 1 पुत्री, मतलब 2 लड़के थे, एक इनकी बेटी थी। बेटी का नाम था राजश्री और 2 बेटे थे। बड़े वाले का नाम था राज्यवर्धन और छोटे वाले का नाम था हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन है ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट राजा हैं इस पूरे डायनेस्टी में। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी छोटी हो जाए, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में, और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज देख लेंगे हम। हमारी जो क्विज वाले प्रैक्टिस के एमसीक्यूज हैं, वैसे मैं क्विज ही कराऊंगा, एमसीक्यूज की वीडियो अलग से आएगी जिसमें पूरा आपका गुप्त साम्राज्य जो है हमने पढ़ा था उसके बारे में पूरे एमसीक्यू होंगे, और साथ साथ में पुष्यभूति साम्राज्य के भी होंगे, पुष्यभूति वंश के भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यही फाउंडर हमारे जो हैं ये पुष्यभूति थे, जो इस वंश के फाउंडर थे। उसके बाद जो पहले किंग आए वो थे प्रभाकर। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी एक स्टोरी है जो आपको याद करने में आगे मदद करेगी, और वो सिर्फ स्टोरी नहीं है, उससे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो अभी बताएंगे सब कुछ आगे चल के। पहला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर द डिक्लिनेशन ऑफ ग्रेट गुप्ता एम्पायर मेनी डायनेस्टीज लाइक मौखरी, मैत्रक, पुष्यभूति, गोंड आर इमर्ज्ड। मतलब ये जो 4 लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये 4 वो एम्पायर्स थे जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 4 थे, बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर जो थे, छोटे छोटे किंगडम जो थे बन चुके थे, छोटे छोटे राजा थे। एक तरीके से आप बोल सकते हैं लोकल राजा जिनको बोलते हैं, कि अपनी अपनी जागीरें जिनके पास थी, बहुत ज़्यादा बड़ा साम्राज्य नहीं था, अपनी अपनी जागीरें थीं। ऐसे लोकल राजा जो बहुत सारे इनके एम्पायर के ख़त्म होने के बाद, मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गुप्ता साम्राज्य था, समुद्रगुप्त ने कौन सी अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने एक स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी साउथ में, कि वो राज्य जीत जाता था, साउथ में राज्य जीत जाता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं ये, तो राज्य जीत गया तो इसके राजा को बोलता था कि आप अपना जो राज्य है उसको संभालो,
आप हमारे अधीन रहोगे। ऐसे यहाँ पर जो राजा रहा उसको भी बोल दिया कि आप अपना राज्य संभालो, आप हमारे अधीन रहोगे। तो ऐसे जब ये पतन हो गया, इनके साम्राज्य का पतन हुआ, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो भी राजा ऐसे थे, जो छोटे मोटे जो राजा अपने खुद का राज्य कर रहे थे, या जहाँ पर जो पावरफुल आदमी था, जो पावरफुल थोड़ा सा व्यक्ति था, उसने अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए, छोटे छोटे जो मतलब अपने राज्य स्थापित कर लिए। तो ऐसे बहुत सारे राज्य स्थापित हुए, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपके सामने हैं, जो आपके मौखरी और मैत्रक, पुष्यभूति या गोंड। ठीक है, अभी हम सबके बारे में बात करेंगे। गोंड हमारा जो है ये बाद में फिर से अभी आएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, क्योंकि इसके साथ एक रिलेशनशिप जुड़ेगी आपके पुष्यभूति जो साम्राज्य है उसकी। ठीक है, दीज वर सम इंपॉर्टेंट वन, ये सब जो लिखे हुए हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट वन थे, सबके सब नहीं थे ऐसे। ठीक है, आउट ऑफ दिस ऑल पुष्यभूति डायनेस्टी जो थी हैड द मोस्ट पावरफुल एम्पायर। पुष्यभूति डायनेस्टी ने सबसे पावरफुल एम्पायर बनाया, वो भी किसके टाइम पर? हर्षवर्धन के टाइम पर। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पर इसने जो अपना एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा फैलाया। उससे पहले जो था रेगुलर थे, जैसे कि सभी राजा उस टाइम राज्य कर रहे थे, छोटे मोटे राजा, उसी टाइप का इनका भी अपना वंश था। तो अगर हर्षवर्धन ना आए होते लास्ट में इनके वंश में, तो हम शायद इनको हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंस देके नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, फाउंडर कौन था? फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज पुष्यभूति, बट द फर्स्ट किंग हु स्टेबलाइज्ड, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, स्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम एज वाज प्रभाकर वर्धन। ठीक है, जिसने सबसे अलग कर दिया, इंडिपेंडेंट एक पूरा किंगडम बनाया, वो था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी वाज थानेश्वर इन हरियाणा। प्रेजेंटली जो हरियाणा है हमारा, वहाँ पर थानेश्वर नाम की जगह थी, थानेश्वर, वो थी इनकी राजधानी, प्रेजेंटली नोन एज थानेसर। अभी जो उसका नाम है वो क्या है? थानेसर। उस टाइम पर था थानेश्वर। ठीक है, तो ये उनकी राजधानी हुआ करती थी, जिसको बाद में हर्षवर्धन ने चेंज कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ें सब आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि ये इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर राजधानी का एक तरीके से सिंबल बना लें, तो ये हो गई उनकी कैपिटल, जो कि थी थानेश्वर थी उस टाइम पर। और इसमें आपके राजा कौन कौन से? पुष्यभूति निकल गए, प्रभाकर हो गए, राज्यवर्धन निकल जाएगा, और जो लास्ट होंगे आपके क्या कहते हैं, हर्षवर्धन, वो यहाँ से इनको शिफ्ट कर देंगे कन्नौज। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो जो राजा जिन्होंने स्टेबल किया वो थे प्रभाकर वर्धन, और इनके क्या थे? इनके 3 चिल्ड्रन थे। प्रभाकर वर्धन हैड 3 चिल्ड्रन, सॉरी। पहला कौन था? राजवर्धन, सबसे बड़े थे वो थे राज्यवर्धन। सेकंड जो थी वो राजश्री इनकी पुत्री थी, और सबसे छोटा जो बेटा था इनका, उसका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, और इनकी फैमिली की स्टोरी में ये आपके बन के निकलेंगे फैजल भैया, क्योंकि ये सबका बदला लेंगे लास्ट में। ठीक है, याद करने का बस तरीका है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हर्षवर्धन काफ़ी महान राजा रहे, और इनको लास्ट हिंदू महान शासक भी माना जाता है। वो सब हम बातें बाद में करेंगे। अब बात करते हैं इनकी स्टोरी की। जो प्रिंसेस थी राजश्री की, इनकी शादी किससे हुई? वॉज मैरिड टू रूलर ऑफ कन्नौज, ग्रहवर्मन। जो कन्नौज के रूलर थे उनका नाम था ग्रहवर्मन, सॉरी ग्रहवर्मा ही थे एग्जैक्टली, ग्रहवर्मा। इनसे इनकी शादी हो गई, और ग्रहवर्मा की क्या हुई? ग्रहवर्मा पे आक्रमण किया किसने? मालवा का जो राजा था देवगुप्त। सबको मैं हिंदी में साथ में लिख दे रहा हूं। तो इन पे क्या हुआ? ग्रहवर्मन वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ मालवा। अब इसको हम आपको मैप में दिखाते हैं, कहां पर है, स्टोरी लाइन फॉलो करने में आपको आसानी होगी। तो हम बात कर रहे थे कहाँ की? थानेसर, राजस्थान, क्या कहते हैं, हरियाणा की। हरियाणा कहाँ पर है? आप अगर मैप में देखेंगे, ये दिल्ली हो गया आपका, और ये जो आपका चारों तरफ से दिल्ली को घेर के रखा है, ये हरियाणा। यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए आप थानेसर। ठीक है, थानेसर से इनकी जो राजकुमारी थी, शादी कहाँ पर हुई? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पर है? कन्नौज है यूपी के अंदर। यहाँ कन्नौज में आप लखनऊ मान सकते हैं, तो कन्नौज लखनऊ यहाँ पर है, तो ये आप मान के चलिए ये कन्नौज है। ठीक है, मैं आपको मैप में इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी। ये तो हो गया आपका थानेसर, और ये हो गया आपका कन्नौज। ठीक है, अब यहाँ से इनकी शादी हो गई। मालवा का पठार कहाँ पर है? मैंने आपको भूगोल में जब पढ़ाया था, आपका जियोग्राफी जब भी पढ़ाई, मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश, ये पूरा जो एरिया है ये है मालवा का। तो यही मतलब ये है, कन्नौज से सटा हुआ इनका राज्य रहा होगा मालवा का। तो मालवा का जो राजा था जिसने इनकी हत्या कर दी, उसका नाम क्या था? देवगुप्त जो कि मालवा का राजा था, उसने हत्या कर दी किसकी? जो कि ग्रहवर्मन थे, ग्रहवर्मन की इन्होंने हत्या कर दी। एंड लेटर देवगुप्त वाज किल्ड बाय राज्यवर्धन।
जो इनके बड़े भाई थे राज्यवर्धन, जो कि उस टाइम पर शासन में थे, तो राज्यवर्धन ने क्या किया, राज्यवर्धन ने देवगुप्त जो था, जो कि जिसने मालवा का राजा था, और इसने क्या किया था, इनके पति के मतलब जो इनकी सिस्टर थी, उनके पति का एक तरीके से असैसिनेशन कर दिया, हत्या कर दी। तो इन्होंने क्या किया, जो मालवा का राजा था उसकी हत्या कर दी इनके बड़े भाई ने, जिनका नाम क्या था, राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन। अब ये स्टोरी थोड़ी सी आगे जाएगी और इसमें एंट्री होगी एक दोस्त की, जो कि आपके दोस्त किसके थे, देवगुप्त का। देवगुप्त का एक दोस्त था किंग ऑफ गोंड। गोंड उस टाइम पर आपका जो वेस्ट बंगाल है एरिया आज का, वो गोंड प्रांत हुआ करता था, जिसका राजा कौन था, शशांक। शशांक था उसका राजा। और उसने क्या किया, उसने हत्या कर दी किसकी, इनके बड़े भाई की, राजश्री के बड़े भाई जो थे राज्यवर्धन, जो कि राजा थे। इनकी वैसे तो मतलब एक तरीके से जो हत्या की थी ये आपको बुक्स में यही लिखा मिलेगा कि धोखे से हत्या की गई थी। लेकिन राजा महाराजाओं में हत्या किसी भी तरीके से की जाए, हत्या होती है और एक तरीके से राज्य जो होता है पूरा उसका हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो इसने चोरी छुपे इनकी हत्या करवा दी। अब जो था कि उसने हत्या करवा के कन्नौज जो इन्होंने जीता था, कन्नौज इसने वापस ले लिया। मतलब अब कन्नौज पर किसका हक हो गया, शशांक का। अब आप मैप में देखें कि वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है ये कहीं का इधर ये गोंड प्रांत हुआ करता होगा, ये गोंड प्रांत आप देख लीजिए। तो यहाँ से इसने किस पे हमला करके कन्नौज को अपने अंडर में कर लिया। अब यहाँ पर जो थानेश्वर राजधानी थी, यहाँ पर होगी सत्ता पलट। जब इनके बड़े भाई की मौत हो जाती है, हर्षवर्धन की मौत हो जाएगी, तो यहाँ पर आएंगे हर्षवर्धन। और इनको मैंने इसीलिए फजलू भैया बोला था अपने, क्योंकि ये अब सबका बदला लेंगे। हर्षवर्धन यहाँ पर राजा बनेंगे। इसके बाद जो है ये क्या करेंगे, जो गौंड राजा था जिसने शशांक ने जिसने इनके बड़े भाई की हत्या की थी, वो क्या करेंगे, इनको डिफीट करेंगे और कन्नौज जीतेंगे, फिर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन इस पूरे वंश के सबसे महान और सबसे इम्पोर्टेंट राजा थे। ठीक है, क्योंकि बाकी जितने पहले रहे, प्रभाकरण ने स्टेबल किया, मानते हैं प्रभाकर ने स्टेबल किया, लेकिन उस स्टेबिलिटी को आगे तक बढ़ाने का काम किसने किया, हर्षवर्धन ने। इन्होंने जो इस एम्पायर को पूरे में फैलाने का काम किया, और सबसे बड़ा एम्पायर इन्हीं के टाइम पर था। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम। तो हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन, जो कि इससे पहले का टाइम अगर बात की जाए, टाइमलाइन की कि टाइम कब से ये स्टार्ट हुआ, तो आपको बुक्स में लिखा मिलेगा कि जो 6th सेंचुरी थी, उसमें मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी में लगभग ये जो वंश था वो फला। क्योंकि आपको पता है कि 540 तक तो गुप्त साम्राज्य ही चला। ठीक है, 540 AD तक गुप्त साम्राज्य ही चला था। तो उसी के आसपास और उसके बाद जो है ये वंश जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा। तो हमको याद क्या रखना है, हर्षवर्धन का टाइम। हर्षवर्धन का टाइम स्टार्ट होता है 606 AD से, मतलब 606 ईस्वी से इनका टाइम स्टार्ट होता है और 47 तक चलेगा। 47 में इनकी डेथ हो जाती है, सीधे डेथ होगी, तब जाके इनका जो साम्राज्य है वो खत्म होगा। और इनके पास कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था जो आगे इनके साम्राज्य को लेके आता। तो ये जो वंश है लगभग यहीं पे खत्म हो जाएगा जैसे इनकी डेथ होती है। तो स्टार्ट करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और इनमें क्वेश्चन बनने के कुछ रीजन भी हैं, वो अभी सभी आपको मालूम चल जाएंगे। द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ वर्धन डायनेस्टी या फिर बोल लीजिए आप पुष्यभूति डायनेस्टी वॉज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इनके सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे। ही केम इन एक्शन आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ हिज एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन। जब इनके बड़े भाई की मौत हो गई, बड़े भाई को मार दिया गया, तब ये अपने एक्शन में आया, तब राजा बने। तब इनकी एज की अगर बात की जाए तो मात्र 16 वर्ष थी। इसीलिए मैंने इनको कंपेयर किया था, क्योंकि वो मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें भी ऐसे ही होता है, जब बड़ा भाई मर जाता है, बाप मर चुका होता है, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा जो है एक्शन में आता है, तब बोलता है कि सबका बदला लेगा। तो इसी तरीके से इन्होंने सबका बदला लिया। फिर उसके बाद में हर्षवर्धन डिफीटेड शशांक एंड मेड कन्नौज एज हिज न्यू कैपिटल। इन्होंने शशांक को हराया। शशांक एक्चुअली जो व्यक्ति है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये राजा था गौंड का, और इसकी जो खासियत है वो क्या थी, ये शैव भक्त था, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और एक कट्टरपंथी भक्त था एक तरीके से। इसने जो बोध गया में वट वृक्ष था, बोध गया में जो बौद्ध वट वृक्ष जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, अभी भी दी जाती है, वहाँ पर दूसरा वृक्ष लगाया गया जो आजकल लगा हुआ है, वो दूसरा है, उस टाइम का नहीं है। तो उसने जो वट वृक्ष था उसको कटवा दिया था। ठीक है, बोध गया का वृक्ष कटवाने का जो काम था इस शशांक ने ही किया था, जो कि आपका वेस्ट बंगाल का राजा हुआ करता था, जो उस टाइम पर गोंड नाम से जाना जाता था, गोंड प्रांत के नाम से। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि बोध गया में जो वट वृक्ष था उसको कटवाने का काम किसने किया, तो ये आप नाम बताना, शशांक। ठीक है, शशांक जो कि राजा था गोंड प्रदेश का। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट हिंदू रूलर ऑल्दो ही एक्सेप्टेड बौद्धिज्म आफ्टर मीटिंग व्हेन सॉन्ग चाइनीज पिलग्रिम। चाइनीज पिलग्रिम होना चाहिए था यहाँ पर। तो इनको जो है लास्ट मतलब जो आपका सशक्त हिंदू शासक माना जाता है, किसको, आपके जो है हर्षवर्धन।
ठीक है, हिंदू सम्राट कह लीजिए या हिंदू शासक कह लीजिए, माना जाता है इनको। एंशियंट इंडिया का सबसे लास्ट हिंदू शासक माना जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है फिर मिडिवल इंडिया स्टार्ट हो गया और फिर जो एक तरीके से इस्लाम का प्रचार हुआ इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर जो सम्राट वाली जो एक उपाधि एक तरीके से मान सकते हो, वो उपाधि किसी को नहीं मिल पाई, तो ऐसा माना जाता है। अब इसमें कंट्रोवर्शियल क्या कहते हैं, कंट्रोवर्शियल देखा जाए या खुद को कॉन्ट्राडिक्टरी ये चीज़ इसलिए खुद करती है क्योंकि ये पूरे आजीवन हिंदू रहे ही नहीं थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में। और ना कि एक और भी चीज़ है कि ये पूरे मतलब अगर बात की जाए इंडिया की, तो अगर आप इंडियन मैप देखेंगे तो इनका जो शासन था वो पूरे इंडिया पर था भी नहीं, इनका शासन बस नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के ही आसपास था, इसी रीजन में था। तो ये पूरे इंडिया पर ना इन्होंने शासन किया, इसलिए इनको पूरे इंडिया का सम्राट कहना भी एक तरीके से गलत था, लेकिन हाँ ऐसा माना जाता है, इसलिए पॉइंट यहाँ पर बताना जरूरी था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ऑल द वर्धन डायनेस्टी रूलर वर, यहाँ पर वर होना चाहिए था, हु आर द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिवा, मतलब इन्होंने ये सभी के सभी जो इससे पहले इनके डायनेस्टी वाले जो लोग थे, यहाँ पर वर होना चाहिए था, वो सभी के सभी शिव जी के भक्त थे। ठीक है, ये भी पहले सो एज हर्षवर्धन, ठीक है, जब तक ये ह्वेनसांग से नहीं मिले वो भी क्या थे, शिव भक्त थे, जैसे कि उनके पूर्वज शिव भक्त थे, ये भी शिव भक्त ही थे। बट आफ्टर मीटिंग ह्वेनसांग ही कन्वर्टेड इनटू बौद्धिज्म इन्होंने अपना लिया था। ठीक है, बात करें आगे के पॉइंट्स की, तो हर्षवर्धन ऑल्सो स्नैच्ड प्रिजर्व्ड टीथ पार्ट ऑफ लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम किंग ऑफ कश्मीर। जब ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए तो इन्होंने क्या किया, जो कश्मीर का राजा था उससे इन्होंने जो एक प्रिजर्व्ड मतलब एक जो सुरक्षित रखा गया था टीथ पार्ट, भगवान बुद्ध के अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्तूपों में आपको जो है उनके जो प्रिजर्व्ड जो मतलब बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि नाखून होता है, टीथ होते हैं, हेयर मिलेंगे आपको, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको संभाल के रखा गया है और उनकी एक तरीके से पूजा भी की जाती है। ये जितने भी जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म में आपको बुद्ध भगवान हो गए या कोई और पंथ होता है, जैसे कि अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में जो एक मंदिर है अक्षरधाम मंदिर है, वहाँ पर भी आपको उनके जो पहले गुरु थे उनके जो आपके इस तरीके के शरीर के जो अंग हैं जो उनको प्रिजर्व करके आपको दिखाया जाता है। तो ऐसे ही गौतम बुद्ध जी के भी जो शरीर के पार्ट्स हैं प्रिजर्व करके रखे गए होते हैं, अलग अलग जगह पर रखे जाते हैं। ऐसे ही रखा होगा उस राजा ने, मतलब कि जो कश्मीर का राजा रहा, क्योंकि आपको पता ही है 4th समिट कश्मीर में हुई थी कुंडलवन में, उस तरीके से आप ये रिलेट कर सकते हैं चीज़ कि वो जो है मतलब जो टीथ पार्ट था वो कश्मीर में रहा होगा, जिसको हर्षवर्धन ने उनसे बलपूर्वक, स्नैच मतलब एक तरीके से बलपूर्वक छीन लिया था। ठीक है, बलपूर्वक छीना, उनसे मांगा नहीं, छीन लिया था। ठीक है, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हर्षवर्धन लॉस्ट अ वेरी फेमस बैटल, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रिपीट होता है हर्षवर्धन के रिलेटेड। हर्षवर्धन लॉस्ट अ वेरी फेमस बैटल अगेंस्ट पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड जो था एक राजा था जिससे अपनी एक बैटल हारे थे, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, ये भी याद करना जरूरी है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस नदी पे इन्होंने ये बैटल हारी थी, तो ये आपको याद रखना है नर्मदा रिवर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जैसे मान लीजिए पुष्यभूति वंश के बारे में बात की जाए तो इनसे इतने डीप क्वेश्चन पूछे जाने के जो आसार हैं वो इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके क्लियर एविडेंस मिले हैं। ठीक है, इससे पहले की जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है एंशिएंट इंडिया में, कुछ चीज़ें क्लियर थी, कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमारे मतलब जो पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक रहे उनकी दिमाग की उपज भी हो सकती हैं। इन पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर थी, इसलिए इन सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी वजह से आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड जो है मिडवेल इंडिया या मॉडर्न इंडिया का कुछ ज़्यादा चलता है। हम जल्दी ही मिडवेल इंडिया पे आने वाले हैं, बस हमारी एंशिएंट इंडिया की क्लासें लगभग खत्म हो चुकी हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि हर्षवर्धन एक बैटल हारे थे जो आपकी नर्मदा रिवर के किनारे हुई थी, और वो थी किससे, पुलकेशिन सेकेंड से। पुलकेशिन सेकेंड से ये बैटल हारे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, हर्षवर्धन हैज़ गुड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद चाइनीज किंगडम्स एंड सेंड एम्बेसडर्स टू चाइना। मतलब इनकी जो रिलेशनशिप थी चाइना से काफ़ी अच्छी थी। इस टाइप पर अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इसको टैकल कर सकते हैं कि इन्होंने जब जो अपने थे राजदूत थे वो चाइना भेजे थे। ठीक है, राजदूत इन्होंने चाइना तक भेजे थे और वहाँ से भी राजदूत चाइना से इंडिया आया करते थे। इनके टाइम पर जो व्यक्ति एक तरीके से चीनी जो पिलग्रिम था या चीनी यात्री जो था इंडिया आया, वो सबसे ज़्यादा जो फेमस था ह्वेनसांग, उसका नाम जरूर याद रखिएगा, ह्वेनसांग। अब इसका नाम अजीब सा है, यहाँ पर एच भी लगता है तो आप समझ सकते हैं, मैं इंग्लिश में लिख दिया था ह्वेनसांग। ये जो है ये व्यक्ति इंडिया आया था और काफ़ी सालों तक रहा भी था। इसको हम नेक्स्ट आने वाले पॉइंटों में उनको देख लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वही है जो मैं बोल रहा था अभी चीनी पिलग्रिम के बारे में, चीनी यात्री के बारे में। द चाइनीज पिलग्रिम स्पेंड ऑलमोस्ट 8 ईयर्स।
कम से कम उसने लगभग 8 साल यहाँ पर बिताए, 8 ईयर उसने यहाँ पर बिताए। वो 8 के 8 साल किसके टाइम पर थे? हर्षवर्धन के टाइम पर ही थे। 635 में आया और 643 तक यहाँ लगभग रहा। तो इन द किंगडम ऑफ हर्षवर्धन, वो किंगडम ऑफ हर्षवर्धन में ही रहा, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर हर्षवर्धन का ही शासन था पूरे नॉर्थ इंडिया पर। ही हैज़ मैंशनड अबाउट द असेंबलीज ऑफ कन्नौज एंड प्रयाग। उसने अपनी जो बुक लिखी थी यहाँ से जाने के बाद, उसमें कन्नौज और प्रयाग में होने वाली जो सभाएं थी उनके बारे में उसने लिखा था। रही बात उसकी बुक की, तो अगर उसके बुक का आप नाम याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं CU की, ठीक है, CU की नाम की उसने बुक लिखी, क्योंकि चाइनीज़ है, चाइनीज़ उसमें बुक लिखी है इसने, तो ये नाम थोड़े से अलग होंगे। ये बुक का नाम था, इसको वैसे तो आपको याद रखना ही चाहिए, अगर आप थोड़ा सा भी लेवल अच्छे तक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसका नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्टली ये नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। इसने अपनी बुक लिखी थी जिसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो उस टाइम पर जब ये गया कन्नौज गया, तो कन्नौज में भी असेंबली हुई इसके आने पर भी एक असेंबली करवाई थी एक तरीके से इसका स्वागत करने में। और वैसे भी जो है कन्नौज में असेंबलीज हुआ करती थी और प्रयाग में तो असेंबलीज हुआ ही करती थी, उसके बारे में ये पॉइंट लिखा हुआ है। हर्षवर्धन यूज्ड टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल इन एवरी 5 ईयर, ठीक है, हर 5 साल में वो अपना एक रिलीजियस फेस्टिवल मनाता था, मतलब धार्मिक त्यौहार टाइप का मनाया करता था। एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, कन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम, ठीक है, जो लोग हिंदी में हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं उनको बता दूं मैं, कन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम। एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा, यमुना एंड सरस्वती, 3 नदियों का अभी तब भी माना जाता था और अभी भी माना जाता है कि वहाँ पर 3 नदियों का संगम है। वो बात अलग है कि सरस्वती जो रिवर है उसको हम वहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ वहीं पर वो दिखाई देती है, बाकी और कहीं नहीं दिखाई देती है। सरस्वती के बारे में आपको वेदों में बहुत बार मिलेगा लिखा हुआ, इसलिए उनको कंसिडर किया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ कुंभ फेयर, ये भी माना जाता है कि जो ये फेस्टिवल्स मनाया करता था, ये मतलब जो हर्षवर्धन मनाया करता था उस टाइम पर, यही जो आपका आज होता है कुंभ, आज जो भव्य कुंभ आज के टाइम पे हुआ करता है, खासकर 2019 में तो कुछ ज़्यादा ही भव्य हो गया। अब उसके रीजंस हैं, जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ है फिलहाल वो एक तरीके से प्रो हिंदूज़ में बिलीव करती है, तो इस वजह से है ऐसा। तो ये जो कुंभ अभी 2019 का हुआ सबसे भव्य हो गया। ये कुंभ की स्टार्टिंग कब से मानी जाती है? स्टार्टिंग ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग ये जो है आपका जो सेलिब्रेशन हर्षवर्धन किया करता था हर 5 साल में, यही आगे चल के धीरे धीरे कुंभ का रूप ले लिया इसने, ठीक है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो इस क्लास में हमने काफ़ी डिटेल में हर्षवर्धन को देखा है। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स जो हर्षवर्धन के बारे में हैं। वो ये हैं कि इसने खुद से लिखना भी शुरू किया था, ठीक है, इसने 3 प्ले लिखे जो कि संस्कृत में थे। और इस बारे में भी एक मिथ ये है कि ये खुद से लिखता नहीं था, इसका एक दरबारी था, इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था धावक, ठीक है, धावक नाम का एक कवि था जिससे अपने ऐसा माना जाता है कि ये खुद नहीं लिखता था, धावक से लिखवाता था रुपए देकर या उसको रिवॉर्ड्स देकर, उसको पुरस्कार वगैरह देकर ये अपने उससे क्या कहते हैं बुक्स लिखवाता था और उस पर अपना नाम देता था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इनमें कंसिडर करेंगे कि ये तीनों के तीनों जो संस्कृत में लिखे हुए प्ले हैं वो इसी ने लिखे हैं। पहला जो आपका है नागनंदा या नागनंद, नागनंद मैं इसको लिख देता हूँ हिंदी में नागनंद। नेक्स्ट जो आपकी है वो है रत्नावली, रत्नावली, ठीक है, और जो लास्ट है वो आपका है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक। तो ये 3 जो प्ले थे ये आपके संस्कृत में लिखे और इसका हर जो एक तरीके से श्रेय है वो हर्षवर्धन खुद से लिया करता था या उसको ही दिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि हर्षवर्धन ने ये 3 प्ले लिखे थे। इसकी डेथ मैंने आपको पहले बताई थी, ही डाइड इन 647 AD, 647 ईस्वी में, मतलब 647 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई। ही हैज़ नो हायर, इसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था जिसको अपना राज्य जो है आगे हैंड ओवर कर सकता है। हायर की स्पेलिंग गलत लिखी थी जो मैंने सही कर दी। तो इनके पास कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं था जिसको जो आगे अपना जो राज्य है हैंड ओवर कर पाते। तो हुआ क्या फिर, इनके एक्सपायर होने के बाद जैसे इनकी डेथ होती है तो जो आपका वर्धन साम्राज्य था वो धीरे धीरे डिके हो गया और उन पर दूसरे लोगों का आधिपत्य हो गया। दूसरे लोगों में ऐसा कुछ नहीं था, किसी और ने किया, इनके खुद के जो सेनापति हुआ करते थे उस टाइम जिसका नाम अरुणस्वा था, ठीक है, अरुणस्वा जिसका नाम हुआ करता था, उसने क्या किया था इन पे जो इसके आगे जो है साम्राज्य संभाला। बहुत अच्छा नहीं चला पाया हुआ, इसीलिए हिस्ट्री में उसको नहीं पढ़ते हैं हम, क्योंकि अगर बहुत अच्छा आगे चला पाया होता, कोई नए वंश का इसने मतलब सृजन किया होता, एक तरीके से स्टार्ट किया होता कोई नया वंश, तो वो हमको हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ने को मिलता, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की जो इनके एक तरीके से कोर्ट में हुआ करते थे, इनके दरबार में हुआ करते थे। उसमें इनका सबसे पहला नाम जो है वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट का आपस में इनका नाम ऐसे पढ़ा होगा, बाणभट्ट,
ठीक है। बाणभट्ट, इनका नाम आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। इन्होंने 2 रचनाएं की थी, इन्होंने 2 बुकें लिखी एक तरीके से। जो एक थी आपकी हर्षचरित्र, सबसे इन्हीं जो हर्षवर्धन के ऊपर लिखी हुई थी, उस टाइम के साम्राज्य, और एक तरीके से राजकवि थे। अब राजकवि जो होते हैं वो राजाओं की बड़ाई और वो सब कुछ लिखा ही करते हैं, तो राजकवि थे, तो ये उनकी बड़ाई में कह लीजिए या फिर उनके चरित्र पर लिखी गई एक बुक होगी। और दूसरी थी कादम्बरी। ठीक है। इसके अलावा मयूर भट्ट थे। इनमें भी एक रिलेशनशिप मानी जाती है कि मयूर भट्ट बाणभट्ट हो सकता है एक दूसरे के जीजा साले हुआ करते थे, जो भी हो वो कहानियाँ अलग हैं। तो मयूर भट्ट की 2 रचनाएं हैं, एक है आपका सूर्य शतक, एक है आपकी सूर्य शतक और दूसरी भी है आपकी मयूर शतक। यहाँ पर दोनों में सूर्य शतक लिख गया था गलती से, तो एक है सूर्य शतक, दूसरी है मयूर शतक। ये 2 जो एक तरीके से रचनाएं हैं वो हैं किसकी, मयूर भट्ट की। बाणभट्ट का नाम याद रखिएगा, रचनाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कादम्बरी किसने लिखी। और ये जो नाम अभी आ रहे हैं सबके अलग अलग राजाओं के टाइम पर हम अलग अलग कवियों को पढ़ रहे हैं, इन सभी कवियों को एक समराइज़ करके मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा, जिसको मैंने कुछ दिन पहले जब जियोग्राफी पढ़ा रहा था तब मैंने एक बार वादा किया था कि मैं उन पे बुक्स की जो वीडियो है वो अलग से बना दूंगा। तो वो कुछ कारणवश हो नहीं पाई थी उस टाइम पर, हिंदी इंग्लिश के नाटक की वजह से हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास कंटेंट जो था पूरा हिंदी में था और वीडियोस कंटिन्यू और बनानी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया था कि इंग्लिश वाला जो कंटेंट है पढ़ाने के बाद ही बनाएंगे एक बार। तो अभी हम पढ़ चुके हैं लगभग जितना भी एंशिएंट इंडिया है, उसमें जितनी बुकें आने वाली थी, जितने भी राइटर्स थे, तो एंशिएंट इंडिया की जो बुक्स हैं वो उनका मैं वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, सबको कंपाइल करके एक साथ। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग वैद्य पढ़े, अलग अलग कवि पढ़े, जिन्होंने बुक्स लिखी। चरक को पढ़ा हमने धन्वंतरी को पढ़ा, हमने बाणभट्ट को पढ़ा, नागार्जुन को पढ़ा, सबने कुछ ना कुछ लिखा है और वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनको सबको एक साथ में कंपाइल करके मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा एक साथ। ठीक है। इनके राजदरबार की अगर बात की जाए तो 2 और लोग थे, जयसेन और हरिदत्त। जयसेन और हरिदत्त ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन सबसे, हरिदत्त किसके शासनकाल में थे या किसके राजदरबारी थे, या जयसेन किसके राजदरबारी थे। ऑप्शंस में आपको राजाओं के नाम मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर किस वंश के बारे में, जो आपका वर्धन वंश था या फिर पुष्यभूति वंश था, इसके बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज ले लिया है। और इसको रिवाइज कराने की मुझे लगता ज़रूरत है, आप फिर से एक बार देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। अब टाइम है हमारा क्विज का। क्विज में क्वेश्चंस की जो संख्या थी कल 2 थी, 2 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ज़्यादा लोगों ने सही आंसर नहीं दिए, या कह लीजिए अप्रिसिएशन वाले कमेंट्स थे, आंसर वाले कमेंट्स कम थे। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गए थे, थोड़ा ज़्यादा टफ हो गए थे, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वो आपसे थोड़ा सा कठिन हो जाता है अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका वो था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द अनडिवाइडेड इंडिया मीट फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम कब मिली। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पाकिस्तान और इंडिया जब अलग अलग नहीं हुए थे, दोनों पाकिस्तान और भारत दोनों अलग नहीं हुए थे, उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी, आपकी संविधान सभा जो मिली थी, वो कब मिली थी। तो इसका सही आंसर जो आपका है 9 दिसंबर 1946, जो कि एग्जैक्टली सही आंसर दिया था रोहित कुमार जी ने, और उन्होंने आगे भी विश्लेषण दिया था। तो वो हो सकता है उन्होंने इससे पहले कभी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तभी, क्योंकि काफ़ी आगे का विश्लेषण था, काफ़ी मिलता जुलता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आपका 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो आपकी संविधान सभा थी उसका जो संवैधानिक सलाहकार था वो कौन था। ऑप्शंस आपके पास थे BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, MK मुंशी, MC सत्यदेवा। ठीक है। तो इसमें सही आंसर जो था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है BN राव को उस टाइम बनाया गया था संवैधानिक सभा का, जो संविधान सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार। अब टाइम है आज के क्विज का। आज की जो क्विज है वो हमारी पॉलिटी से नहीं है। सबसे पहली बात तो जो लोग पॉलिटी की वजह से आंसर रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे उन लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि आज की जो क्विज है वो पॉलिटी से नहीं है। आज हमारी जो क्विज है प्रीवियस जो हमने क्लासेस ली हैं जियोग्राफी की, उससे रिलेटेड है। काफ़ी लोगों ने क्लास देखी थी, काफ़ी लोगों ने क्लास देखी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है जितने लोग आज देख रहे हैं सभी लोगों ने क्लास देखी होगी। तो अगर आप लोगों ने सभी ने वो क्लास देखी थी तो इसका आंसर करिए साथ में जो क्वेश्चंस मैं आज दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चन हैं आज, 4 क्वेश्चन है सॉरी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर उपस्थित है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं जो प्रीवियस क्लास से लिए गए हैं। वेयर इज वीर सावरकर एयरपोर्ट, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, आंसर आप करिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइव चलती हुई उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आपके सामने है, भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है। सबसे दक्षिणी मतलब सदर्न मोस्ट, विच इज द सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आपके पास हैं टूटिकोरिन,
कोचीन, टुटिकोरिन, मार्मुगाओ और पोर्ट ब्लेयर। ये सभी के सभी ऑप्शंस आपके साथ हैं। पोर्ट ब्लेयर आप जानते होंगे राजधानी भी है अंडमान निकोबार की, और पोर्ट ब्लेयर में आपका बंदरगाह भी है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष में सर्वाधिक नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैंने पढ़ाया है आपको। 2014, 2015, 2016, 2017, मतलब कि ये जो घोषणाएं हुई ये पूरी तरीके से जो बीजेपी की सरकार है उसी में की गई है, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। बीजेपी की सरकार में ही इसकी घोषणा की गई, क्योंकि 14, 15, 17 में ये जो ऑप्शन है आपके सामने है। इन विच ईयर द मोस्ट ऑफ द न्यू नेशनल वाटरवेज आर अनाउंस्ड। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हटके फिर से जो हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे थे उन्हीं का है। द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया इन। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय फ्लैग है, उसको उसकी जो डिज़ाइन थी, उसका जो स्टाइल है, जिस तरीके से वो बना हुआ है, उसकी डिज़ाइन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा ने कब अप्रूव कर लिया था या कब अडॉप्ट कर लिया था। ऑप्शंस आपके पास हैं जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या अगस्त 1947। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आज हैं क्विज में आज हैं क्विज में 4 क्वेश्चंस, जो चारों के चारों सही आंसर देगा मैं उसको नेक्स्ट क्लास में अप्रिशिएट जरूर करूंगा। कोशिश करिएगा कि आगे के जो 3 क्वेश्चंस थे एटलीस्ट वो हमारे प्रीवियस ईयर क्लास से हैं, प्रीवियस क्लासों से हैं। तो वो प्रीवियस क्लासेस के जो क्वेश्चन हैं वो आप कहीं से कॉपी करके ना आंसर करें, उनको तो आप ऐसे ही आंसर कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करके वहाँ पर कंटेंट तैयार करके आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो अगर आप पहले 3 क्वेश्चन बिना कहीं से देखे हुए आंसर करते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ पे मेहनत करते हैं उसका रिस्पांस पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलता है तो आपको वो मेहनत करने में और मज़ा आता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वो एग्ज़ाम नहीं, जैसे मान लीजिए आपने सीजीएल की तैयारी की और आपसे सीजीएल नहीं निकला, आपसे सीएचएसएल ही निकला, तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में तैयारी की है। इस बार सीजीएल नहीं तो अगले साल सीजीएल निकल जाएगा अगर इस बार आपका सीएचएसएल निकला है। मेरा कहने का मतलब था कि अगर आप कहीं बड़े लेवल की तैयारी करते हैं और आप कहीं छोटे लेवल पे भी उसमें से एक पद नीचे भी आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ अब हम इसको इम्प्रूव करना हमारे लिए आसान है। तो यही बात है कि हम मेहनत कर रहे हैं, आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। आप अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच रही है, इसका मुझे हर बार अफसोस होता है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अपनी साइड से पूरी कोशिश की जा रही है। हाँ, बीच में हमारी थोड़ी सी पंचुअलिटी में गड़बड़ी रही है, उसका अब खामियाजा शायद हम लोग भुगत रहे हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे और आगे वीडियोज़ को शेयर भी करते रहेंगे और हमको थोड़ा सा अप्रिशिएट करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।